बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंडिया और चाइना एक ऐसी जगह पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ से वापसी अब मुश्किल नज़र आ रही है। कुछ वजूहात हैं, कुछ खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर एक, चीन ने पहली मर्तबा इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि गालवान वैली में 15 जून को जो वाक़या और तसादुम हुआ था इंडिया के फ़ौजियों और चीन के फ़ौजियों के बीच में, जिसमें इंडिया ने ऑफिशियली इस बात को तस्लीम किया था कि उनके 20 फ़ौजी मारे गए हैं। अब इस मामले में चीन ने भी तस्लीम किया कि उनके फ़ौजी मारे गए हैं, लेकिन कितने फ़ौजी मारे गए बड़े लंबे अरसे से चीन नहीं बता रहा था। चीन ने पहली मर्तबा बताया कि गालवान वैली में चीन के जो फ़ौजी मारे गए थे उनकी तादाद है 5, यानी 20 फ़ौजी इंडिया ने तस्लीम किया कि उनके मारे गए और चीन ने तस्लीम किया कि उनके 5 फ़ौजी मारे गए। यानी इंडिया का जो नुकसान है वो 4 गुना हुआ चीन की निस्बत, जो जानी नुकसान है। और जो ज़ख्मी थे इंडिया के वो सर्वाइव नहीं कर सके, और चाइना के जो ज़ख्मी हैं वो सर्वाइव कर गए। उनके पास बेटर फैसिलिटीज़ थी, ज़्यादा बेहतर सहूलियात थी, तिब्बी सहूलियात के हवाले से अगर मैं कहूँ तो। लिहाजा चीन को वो जो एक छोटा सा मार्का था उसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि 15 जून को फतह हुई थी, और लगातार मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर का महीना चीन को लगातार फतह मिल रही है। चीन आगे बढ़ता चला जा रहा है, बहुत सारे इलाकों को उसने कंट्रोल किया है। यूरो एशिया टाइम्स ने ये खबर दी है और उसके अंदर जो है उन्होंने बताया कि कंफर्म किया कि ग्लोबल टाइम्स ने भी इस खबर को लगाया है, दीगर कुछ चाइनीज़ ज़राए भी बता रहे हैं, और चाइना की हुकूमत ने तस्लीम कर लिया कि हमारे 5 फ़ौजी उस वाक़े में हलाक हुए थे, जबकि हमने जो इंडियन फ़ौजी मारे थे वो कुछ 30 से 40 थे। लेकिन अब जो कॉफिन्स हमने देखे थे, या जिनको वो कहते हैं ताबूत जिसके अंदर लाशों को रखा जाता है, तो वो जो हमने देखे थे एक जगह पे गिने भी थे कुछ तस्वीर में, वो कुछ 50 के लगभग लगते थे। लेकिन इंडिया ने 20 का ऑफिशियल फिगर दिया था कि हमारे 20 फ़ौजी मारे गए हैं। चीन कहता है जी हमने ज़्यादा मारे हैं। इसी तरह इंडिया कहता है हमने चीन के ज़्यादा मारे हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने 5 फ़ौजियों का कंफर्म किया कि हमारे 5 फ़ौजी मारे गए थे उस दिन। वैसे चीन इन मामलात में झूठ नहीं बोलता, वो बड़ा क्लैरिटी के साथ इन चीज़ों को रखता है। अब एक चाइनीज जर्नल हैं जिनका नाम है वांग हांगवांग। ये बड़े मकबूल एक चाइनीज़ जर्नल हैं, पीएलए में इन्होंने सर्व किया हुआ है और बहुत तजर्बाकार जर्नल हैं, और इन्होंने इवन भारत के साथ जंग भी लड़ी हुई है। इनका ये कहना है कि भारत ने अगर इस पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एरिया को कंट्रोल करना है, या चीन को रोकना है, या महफूज बनाना है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 फ़ौजी चाहिए। 50,000 से ज़्यादा फ़ौजी उसको नहीं चाहिए, ये चाइनीज़ जर्नल कह रहे हैं। और फिर वो ये बता रहे हैं कि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक और सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक भारत ने इस खित्ते में 1 लाख के करीब फ़ौजी पहुंचा दिए हैं। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 25 से 30,000 फ़ौजी अगर भारत यहाँ पे पहुँचाएगा तो उसका एक दिन का खर्चा 100 करोड़ का होगा। सर्दियों में एक दिन का खर्चा 100 करोड़ का होगा। लेकिन अब वो 1 लाख फ़ौजियों को लेकर चला गया है, तो आप ये देखें कि कितने अरब का खर्चा उसका रोज़ाना का हो सकता है भारत का। बहुत बड़ी मुश्किल में उसने अपने आप को डाल दिया है, बहुत बड़ी तादाद में फ़ौज को और हथियारों को वहाँ पहुँचा दिया है। अभी भारतीय मीडिया के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो जर्नल हैं जिनका ताल्लुक चाइना से है, और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अंदर उन्होंने एक खबर लिखी है, इसके अंदर ये खबर छपी है कि स्टे अलर्ट। आपको चीन को इस वक्त भारत से अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जितनी फ़ौज उनको चाहिए उससे दुगनी से ज़्यादा फ़ौज उन्होंने पहुंचा दी है लद्दाख में और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इंडिया वाली साइड पे। लिहाजा भारत कुछ और सोच कर बैठा है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, और इस खबर के ऊपर चीन के अंदर तशवीश पाई जाती है। चीन ने जो ऑफिशियली पीएलए को एक ऑर्डर जारी किया है, या पीएलए को जो अहकामात दिए गए हैं, उनको छापा है यूरो एशियन टाइम ने। वंस अगेन मैं उसका हवाला दे रहा हूँ, और मुख्तलिफ अखबारात में ये छपा है। इसमें लिखा यह है कि हॉट विंटर्स अहेड, कि गर्मा गर्म सर्दियां आ रही हैं। चाइना ये कहता है पीएलए को, नीड्स टू टीच अ हार्श लेसन टू इनसिंसियर इंडिया ओपीईडी। वो ये कहते हैं कि चाइना ने अपने फौजियों को, यानी पीएलए को, पीपल्स लिबरेशन आर्मी को ये कहा है
कि इंडिया को एक ज़बरदस्त किस्म का सबक सिखाने की ज़रूरत है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और ये वक्त अब आ गया है और इन सर्दियों में वो सबक इंडिया को सिखाया जाएगा। चाइनीज़ जो हैं वो तिब्बत के और सराउंडिंग के एरियाज में 2 लाख की तादाद में मौजूद हैं और ये बहुत बड़ी एक तादाद है। मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे, लिहाजा सर्दियां यहाँ पे गुजारनी पड़ेंगी। चाइना के पास फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि चाइना के पास सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसा बहुत ज़्यादा है, बड़ी तेज़ी से वो चीज़ें बनाते हैं। तो चाइना ने अपने फ़ौजियों को सिक्योर कर लिया है और वो अखराजात उठा भी सकता है और उसकी जिस तरह की टेरेन, जिस तरह का इलाका है, वहाँ अखराजात होते भी कम हैं। इसके बरक्स जो इंडिया वाला लद्दाख है वहाँ डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे अगर आपको रुकना है तो बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं। तो एनर्जी हासिल करनी है, आपने गर्म करना है फ़ौजियों को, उनके कपड़ों को, उनके बिस्तरों को, जहाँ उनको ठहराना है, उन कैंप्स को, उसके अलावा उनको गर्म खुराक मुहैया करनी है, उनको ज़िंदा रखना एक बहुत बड़ा टारगेट है और फिर उनको लड़ने के काबिल रखना दूसरा बड़ा टारगेट है और उनको इक्विप्ड रखना एक और बड़ा टारगेट है। तो ये सारे टारगेट अचीव करना वहाँ पे बहुत बहुत मुश्किल है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे सर्दियों में। इस वक्त जो टेम्परेचर वहाँ पे चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ, -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रात का टेम्परेचर अब पहुँच चुका है। और जो लोग हाइट के ऊपर गए हैं और उन्होंने माइनस का टेम्परेचर जो है वो विटनेस किया है, वो जानते हैं कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है। -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक लद्दाख में रात का दर्जा हरारत इस वक्त -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। वापसी का कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा, फ़ौजें वापस नहीं आ पा रही और अगर फ़ौजें वापस नहीं आ रही तो फिर एक लंबा स्टैंड ऑफ है जिसके लिए भारत को अपने आप को तैयार रखना होगा। अब चाइना और भारत के तमाम मुज़ाकरात अब तक के नाकाम रहे हैं और वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही अंधेरा नज़र आता है। अब चीन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ, ये यूरो एशिया टाइम्स की एक और रिपोर्ट है, उसमें बता रहे हैं कि चीन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों तक पहुंच गया है और वहां पे मुदाखलत कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है। और 15 जून को जैसा एक तसादुम गालवान वैली में हुआ था, उस तरह के मज़ीद तसादुम हो सकते हैं इंडिया और चीन के बीच में। अब जो इंडिया है उसका ये कहना है कि हमने तैयारी की है और बहुत बड़े पैमाने पे ना सिर्फ वहाँ पे इक्विपमेंट पहुँचाया बल्कि वह फ़ौजी पहुँचा भी दिए हैं। भारत को ऐसा लगता था कि सर्दियों से पहले कोई नतीजा निकल आएगा और जो फ़ौजी उसने वहाँ पे जमा किए थे उसको लगता था कि उनको वापस उतारने का वक्त आ जाएगा, या उसको ऐसा लगता था कि चीन सर्दियों के सीज़न में उनके साथ यहाँ पर लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले जब भी लड़ाई हुई मौसम बहार या गर्मा में हुई, सर्दियों में कभी इस रीजन में लड़ाई इस तरह से नहीं हुई। लेकिन अगर सर्दियों में यहाँ पे लड़ाई का माहौल रहता है तो सबसे बड़ी लड़ाई इन दोनों फौजों की मौसम के साथ होगी। जैसा कि सियाचिन के ऊपर पाकिस्तान और भारत के फौजी मौसम से लड़ रहे हैं गुज़िश्ता कई दहाइयों से। आपस में लड़ने की नौबत कम आती है लेकिन मौसम से लड़के ज़्यादा फौजी पाकिस्तान के शहीद हो जाते हैं, भारत का भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होता है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक और ख़बर है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो अब रेडी है क्योंकि कोई मुज़ाकरात से कामयाबी तो हो नहीं रही, तो स्टैंड ऑफ जो है वो बरकरार रहेगा, डी एस्केलेशन कोई नहीं हो रही, लिहाजा हमें तैयारी रखनी चाहिए और हमें हर हाल में जो है वो अब यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। तो वो जो स्टे करना है ये एक मुश्किल पॉलिसी होगी सर्दियों में और -30 तक भी टेम्परेचर जाएगा, इससे नीचे भी जा सकता है। तो इस खित्ते के अंदर, इस मौसम के अंदर 2 फ़ौजों का खड़ा रहना, जिनमें से एक फ़ौज के पास बेहतरीन सहूलतें हैं, दूसरी फ़ौज के पास उतनी सहूलतें नहीं हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए अपने फ़ौजियों को वहाँ पे मौजूद रखना। भारत को ये लग रहा था कि शायद अमेरिका हमारी मदद को आएगा, चीन को एक सबक सिखाएगा और चीन अपनी फ़ौजों को यहाँ से नीचे उतार लेगा और वापस अपनी पुरानी जगह पे चला जाएगा और भारत थोड़े से फ़ौजियों को यहाँ पे रख के गुजारा कर लेगा और बाकी फ़ौजियों को पीछे बुला लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका इस वक्त इंडिया की खुलकर मदद क्यों नहीं कर पा रहा? बहुत सारे फोरम्स पे वो बात करता है चीन के खिलाफ, लेकिन इतना खुल के क्यों नहीं आ रहा, प्रैक्टिकली क्यों नहीं आ रहा? डोनाल्ड ट्रंप ज़बान की जंग तो लड़ रहे हैं लेकिन मैदान की जंग में क्यों नहीं उतर रहे? उसके पीछे कुछ वजूहात हैं। एक तो अमेरिका वो मुल्क है जिसने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कर्जे देने हैं, लेकिन क्योंकि वो सुपर पावर कहता है अपने आप को, बहुत बड़ा मुल्क है, तो बैनुल अक़वामी इदारे उस पर ट्रस्ट करते हैं। उनको लगता है कि अमेरिका अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा और अमेरिका की वजह से हम भी सर्वाइव कर रहे हैं तो काम चलता रहेगा। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट बहुत बड़े पैमाने पर मकरूज़ है और इतना ज़्यादा पैसा उन्होंने देना है कि शायद दुनिया में किसी और मुल्क ने नहीं देना। अब एक ऐसा मुल्क और उसके बारे में एक नई रिपोर्ट
और वो रिपोर्ट अब मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, जिस रिपोर्ट ने मुझे भी हैरान कर दिया कि ये क्या हुआ अमेरिका के साथ। ये एक रिपोर्ट है जी, CNN बिजनेस ने इस रिपोर्ट को छापा है। और CNN क्योंकि अमेरिकन बाकायदा एक इदारा है और वहाँ पे CNN के अंदर और BBC के अंदर जो खबरें छपती हैं उसको ज़्यादा रिलाय किया जाता है। मगरब में एक मगरबी इदारा है CNN। तो इसमें CNN ने जो लिखा उसमें जो आर्टिकल की ख़ास चीज़ जो मुझे लगी वो मैं आपको बताता हूँ कि देयर्स बीन मल्टीपल टाइम्स वेयर आई हैड टू स्टील फूड। एक खातून है, वो बता रही है कि कई मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे खुराक चोरी करनी पड़ी है और ये मेरे साथ बार बार हो रहा है। ये 23 साल एक खातून है बेल, उन्होंने बताया BBC को कि मैं अपने बच्चों के लिए खुराक चोरी करने पे मजबूर हूँ। मैं फ्लोरिडा में रहती हूँ और अमेरिका से मेरा ताल्लुक़ है और हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ जो उन्होंने बताई कि राइट नाउ इस वक्त 1 in 3 families with kids in the United States are experiencing food insecurity। इस वक्त अमेरिका में हर 3 में से एक ख़ानदान, यानी 33% ख़ानदान अमेरिका के, जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, जो ये कहता है कि वो एक बहुत ताकतवर और तगड़ा मुल्क है, उस अमेरिका के 33% ख़ानदान जो हैं इस वक्त फूड इनसिक्योरिटी के शिकार हैं। इनको खुराक नहीं मिल रही, खुराक का तहफ़्फ़ुज़ इनको मौजूद नहीं है, ये इनको खुराक प्रॉपर नहीं मिल रही और ये उसको हासिल नहीं कर पा रहे। गुर्बत और बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा अमेरिका में बढ़ी है, लोगों के पास इवन ये खाने के मसाइल पैदा हो गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल अमेरिका में पहले ही हैं। चंद रियासतों को छोड़ के बाकी अमेरिका में कानून की अमलदारी बहुत मुश्किल से आपको मिलती है। वो ये कह रहे हैं कि दैट्स डबल द रेट सिंस 2018 अकॉर्डिंग टू अ न्यू एनालिसिस फ्रॉम द हैमिल्टन प्रोजेक्ट, एन इकोनॉमिक पॉलिसी इनिशिएटिव दैट ऑफर्स प्रपोजल्स एंड पॉलिसी ऑप्शंस। वो ये कह रहे हैं कि ये एक नया सर्वे हुआ है और उसके मुताबिक 2018 में इससे आधे लोग थे जो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार थे और इस वक्त दुगने लोग हैं जो खुराक की इनसिक्योरिटी का शिकार हैं। तो अमेरिका के अंदर तो उनको अपने लेने के देने पड़े हुए हैं। इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल ये है कि उन्होंने लोगों के ना सिर्फ पैसे देने हैं बल्कि उनके अपने लोग भूख का शिकार हो रहे हैं। बच्चों वाले माँ बाप जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही हैं। ये एक बड़ा सीरियस मामला है। तो इस तरह का अमेरिका मैदान जंग में कैसे कूद सकता है? उसके बाद जंगी ताकत है लेकिन वो अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहा है। उसके बाद जंगी ताकत है लेकिन तुर्की और रूस और चाइना मुख्तलिफ जगहों पे अंदर घुसते जा रहे हैं और अमेरिका अपने आप को बाहर निकालता जा रहा है। उसने सऊदी अरब से अपने सामान और फौजी निकाले, उसने यूरोपीय यूनियन से निकाले, वो कई और इलाकों से अपने आप को पीछे हटा रहा है। वो एक बड़े मुल्क के साथ इस वक्त जंग में जाने की पोजीशन में नहीं है। चाइना क्योंकि इस बात को भांप गया है और वो इस बात को जानता है, उसने अमेरिका की इकॉनमी को स्टडी किया हुआ है, तो वो ये जान गया है कि इस वक्त फ़िलहाल अमेरिका हमारे साथ जंग नहीं करेगा, इसलिए वो भी खुल के जो काम अपना करना है वो कर रहा है। तो भारत उस अमेरिका से उम्मीदें लगा के बैठा था जिसके बारे में ये खबर मैंने आपको CNN बिजनेस की अभी सुना दी है। तो भारत के लिए ये सर्दियाँ एक डरावना ख्वाब होंगी, एक बहुत मुश्किल डरावना ख्वाब होंगी। वैसे मैं आपको एक फ़ौजी के बारे में बताऊंगा जिसने सियाचिन में 3 दिन अकेले गुजारे थे। एक ऐसे फ़ौजी को मैं जानता हूं और मैंने जब उससे बातचीत की तो मैं हैरान हो गया कि वो 3 दिन अकेले कैसे गुजार सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस पर एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री बनाएं क्योंकि इस हाइट के ऊपर टाइम गुजारना, एक एक लम्हा कितना मुश्किल होता है, मैं इसलिए जानता हूँ कि मैंने यहाँ पे रातें गुजारी हैं। मैं इवन सियाचिन में गया हूँ, वहाँ मैंने टाइम गुजारा। मैं अफ़गान बॉर्डर के ऊपर एक एरिया है, उसको कहते हैं अवीर, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे, वहाँ मैं 2 रातें वहाँ मैंने गुजारी हैं। 15,000 फुट की बुलंदी के ऊपर -20 टेम्परेचर था वहाँ पे, तो बड़ी खौफनाक सर्दी थी। तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पे एक एक लम्हा आपका कितना मुश्किल और भारी गुजरता है। तो एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जिससे भारत को अब गुजरना है और यही वो सबक होगा। सिर्फ चीन अगर भारत को यहाँ पे खड़ा रखे अगले 3, 4, 5 महीने, 6 महीने, तो उसको खड़ा रखने की भी कीमत वो अदा करनी पड़ेगी कि ये एक बहुत बड़ी सज़ा होगी और मौसम बहार तक भारत जो है वो चीन के कदमों में पड़ा हुआ होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।